हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंदर यूनिट थर्ड हम डिस्कस कर रहे थे और यूनिट थर्ड के अंदर जो हमारा पूरा यूनिट है फाइकोलॉजी पे है, यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी। फाइको का मतलब एल्गी होता है बेटा, और लॉजी मतलब स्टडी होता है। तो फाइकोलॉजी जो है एल्गी की स्टडी है। मतलब इस पूरे यूनिट में जो भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे अभी यूट्यूब पर, उनमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्गी में किस तरह के पिगमेंट्स होते हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरह की लाइफ साइकिल चलती है, ये सारा कुछ हमें इस यूनिट के अंदर जानना है। अब इसमें ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर जा चुका है यूनिट थर्ड के अंदर, ये लेक्चर 2 है जो आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो पहला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो थैलस बॉडी होती है, थैलस बॉडी यानी जो एल्गी की बॉडी होती है, उस बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप्स की बॉडी पाई जाती है। सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म से मल्टी सेलुलर फॉर्म से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म तक हमने डिस्कस किया था उसमें। अगर आपने नहीं देखा है उसे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेंगे। प्लेलिस्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर विजिट करना है, सर्च करना है डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम। ये रहा हमारा प्लेलिस्ट। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड सेमेस्टर के सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ प्लेलिस्ट बन जाएंगे। केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है। नीचे आप देख रहे हैं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का है, उसी के जस्ट नीचे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का है। उसके नीचे आप और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री की भी जो क्लासेस है वो मिल जानी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिएगा इससे, क्योंकि लगातार कुछ बच्चे जो वीडियोस में बोलते रहते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम और लेक्चर वीडियोस कहाँ है। तो भाई और लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी लेक्चर वीडियोस हर एक यूनिट के जा रहे हैं उन पे प्लेलिस्ट बनी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो और कहीं नहीं सर्च करना है ना, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए बड़े आगे। तो भाई यूनिट 2 जो है हमारा यहाँ पे, सॉरी यूनिट थर्ड का जो लेक्चर 2 है यहाँ पे, उसमें आज हम कौन से टॉपिक देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानने वाले हैं पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स हैं जो एल्गी की बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात होने वाली है पिगमेंट्स के बारे में। भाई पिगमेंट्स क्या होता है? पिगमेंट्स वो चीज है बच्चों, जो ऐसी चीज है जो कि कलर देने का काम करती है। पिगमेंट्स क्या करती है? कलर देने का काम करती है। किसको कलर दे रही है भाई? एल्गी को दे रही है। तो कौन कौन से तरह के पिगमेंट्स होते हैं? हम सब जानते हैं कि जो पिगमेंट्स देने का काम है वो किसका होता है? वो क्लोरोफिल का होता है ना भाई, क्योंकि एल्गी भी एक टाइप के क्या है, प्लांट्स ही है ना। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वही क्या देगा? एल्गी को कलर देगा। बेसिक देखा जाए तो एल्गी के बच्चों 3 डिफरेंट टाइप है। एक ग्रीन एल्गी है, एक ब्राउन एल्गी है, एक रेड एल्गी है। अब इन तीनों टाइप के अलग अलग एल्गी में अलग अलग टाइप का क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, जिसके वजह से इनको अलग अलग टाइप का कलर जो है वो मिल पाता है। तो अगर देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर हम एल्गी को क्लासिफाई या ग्रुप करना चाहते हैं, अलग अलग ग्रुपिंग में बांटना चाहते हैं, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाते हैं ना, जिस बेसिस पर आप ग्रुपिंग का काम करते हैं। तो वैसे ही अगर मैं एल्गी को बांटना चाहूँ तो पिगमेंट के बेसिस पे बांटना है अगर, तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा। तो एल्गी जो है इनको पहले रेड एल्गी क्लासिफाई किया गया था, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी 3 ग्रुप में बांटा गया था, और साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी में भी बांटा गया था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। मैंने पहले भी बता दिया, ये 3 बेसिक टाइप के एल्गी है, पिगमेंट्स के बेसिस पे इन्हें बांटा गया है। पिगमेंट्स जो है ज्यादातर पाए कहां जाते हैं? तो क्लोरोफिल वाले पिगमेंट्स कहां होते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों में अंतर है बेटा, इस चीज को समझे रहिएगा। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये एक सेल ऑर्गेनल है। क्या है? सेल ऑर्गेनल है। और इस सेल ऑर्गेनल के अंदर यहाँ पर क्या होता है? कॉइन जैसे स्ट्रक्चर होता है, थैलाकॉइड जैसे होते हैं, उसके अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पिगमेंट्स होते हैं, साफ साफ लिखा है प्लास्टिड के अंदर। तो प्लास्टिड प्लांट बॉडी में ही पाए जाने वाले पिगमेंट्स हैं, और थैलाकॉइड के अंदर यहाँ पर ये पाए जाते हैं। थैलाकॉइड्स में कहाँ है? प्रोकैरियोट्स में, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह की बॉडी में थैलाकॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो है, इनमें बेसिक अगर पिगमेंट्स की बात करें तो 3 टाइप के पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन। क्या क्या है? पहला है क्लोरोफिल पिगमेंट, दूसरा है कैरोटीनॉइड और तीसरा है फाइकोबिलिन्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप के पिगमेंट है जो अलग अलग टाइप के एल्गी में अलग अलग मात्रा में, अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं, और उसी बेसिस पे एल्गी के अलग अलग कैटेगरीज बने हुए हैं। कोई ग्रीन है, कोई ब्राउन है, कोई रेड है। ठीक, तो एक एक करके हम सारे पिगमेंट्स को जरा जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट। अब क्लोरोफिल पिगमेंट भी फर्दर और भी टाइप के होते हैं। 5 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई,
पांच टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट है। इसमें से जो मेन क्लोरोफिल पिगमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए देखिए लिखा हुआ है कि हर टाइप के एल्गी में पाया जाएगा, हर क्लास ऑफ एल्गी में क्लोरोफिल ए जरूर होगा क्योंकि ये मेन पिगमेंट है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी आपको क्लोरोफाइसी में देखने को मिलेगा। क्लोरोफाइसी यानी कि कौन सा एल्गी? ग्रीन एल्गी बेटा। फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। ये तीन टाइप के एल्गी होते हैं और तीनों एल्गी में अलग अलग पिगमेंट होगा। क्लोरोफिल ए तीनों में होगा, लेकिन इसमें उसके साथ बी होगा, इसमें उसके साथ सी होगा, इसमें उसके साथ डी होगा। तो क्लियरली देखो लिखा हुआ है क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में। ए तीनों में कॉमन है क्योंकि वो मेन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लोरोफिल जो है ई यहाँ पर जो है वो ज़ैंथोफाइसी में प्रेजेंट रहता है। अब ज़ैंथोफाइसी कहाँ से आ गया? तो बेटा जानते रहेंगे कि लोअर क्लासेस में आपने भले पढ़ा हो कि एल्गी के तीन टाइप होते हैं, रेड, ब्राउन और ग्रीन, लेकिन अभी आप इस लेवल पर जब आप यूनिट थर्ड को और अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि और भी बहुत टाइप के एल्गी पाए जाते हैं। तो एक हमारे पास ज़ैंथोफाइसी यहाँ पर क्लास बी है। अब ये है क्लोरोफिल पिगमेंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये कारा का है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्लियरली देखने को एक चीज मिल रही है कि ये ग्रीन कलर का है। इसका साफ मतलब है कि इसके अंदर कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे? इसके अंदर होगा क्लोरोफिल ए और साथ में होगा क्लोरोफिल बी। अगर ये ब्राउन होता तो ए और सी होता, अगर ये रेड एल्गी होता तो इसके अंदर ए और डी पिगमेंट होता। तो क्लोरोफिल पिगमेंट देखिए किस तरह से अलग अलग टाइप के एल्गी में पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कैरोटिनॉइड्स। क्या आ रहा है भाई? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो ज्यादातर कैरोटिनॉइड्स का कलर ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। कैरोटिनॉइड याद कैसे करोगे कि ऑरेंज कलर का है? कैरेट से याद रखना, कैरेट, ठीक है ना। अब गाजर जो होता है उसका सीजन आ रहा है भाई, ठंडी आने वाली है, गाजर का हलवा बड़ा सबको पसंद होता है, तो गाजर का एक नेचुरल कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। तो याद रखेंगे कैरेट से कैरोटिनॉइड, ये वाला पिगमेंट ऑरेंज कलर देता है। जिस भी प्लांट बॉडी, जिस भी एल्गी की बॉडी में होगा वहां ये ऑरेंज कलर देगा। तो आप देख सकते हैं येलो, कुछ केसेस में हल्का येलो और ऑरेंज कलर ये ज्यादातर देते हैं, और ये ज्यादातर जो डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इस तरह से काम करते हैं और प्रोटेक्टिव शीट की तरह पाए जाते हैं अलग अलग जगह पे। वेरियस कलर जो है एल्गी में वो इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होता है। कैरोटिनॉइड्स जो है ये पानी में घुलने वाले सब पिगमेंट्स होते हैं, फैट सॉल्युबल होता है और अलग अलग टाइप के ये भी होते हैं। जैसे क्लोरोफिल आपको ए बी सी डी ई मिले ना, उसी तरह से जो कैरोटिनॉइड्स है उनके भी सब टाइप होता है, जैसे कि कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है और कैरोटिनॉइड एसिड्स है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरोटीन की। तो 6 डिफरेंट टाइप के कैरोटीन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ठीक है। फ्लैविसिन और लाइकोपीन। लाइकोपीन आप देखेंगे कि ये वाला जो पिगमेंट है ये ज्यादातर रेड कलर देता है और ये टमाटर में पाया जाता है, लाइकोपीन, ठीक है। कैरोटीन जो है लीनियर चेन है, एक लंबी सी चेन होती है, अगर फॉर्मूला के बेसिस पे बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये फैट सॉल्युबल है। बीटा कैरोटीन जो है हर टाइप के एल्गी में होता है। अल्फा कैरोटीन जो है ये रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी में पाया जाता है, और यहाँ पर गामा कैरोटीन और लाइकोपीन जो है ये कैरोफाइसी में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिप्टोफाइसी में भी कुछ कैरोटीन्स पाए जाते हैं, बेसिलेरियोफाइसी में पाए जाते हैं और साइनोफाइसी में फ्लैविसिन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के कैरोटीन पिगमेंट्स हैं। कैरोटीन के अलावा ज़ैंथोफिल भी है। ज़ैंथोफिल ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स हैं कैरोटीन के ही, ठीक है। कैरोटीन से निकलकर ही ये ज़ैंथोफिल बना हुआ है। 20 डिफरेंट टाइप के ज़ैंथोफिल होते हैं। अब इसके सब टाइप को आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये हम कह सकते हैं। इसमें जियांथिन यहाँ पर पाया जाता है, फ्लेवोजैंथिन होता है, डायएटोजैंथिन होता है, मिक्सोजैंथिन होता है, मिक्सोजैंथोफिल्स होते हैं, फ्यूकेजैंथिन होता है, जिएजैंथिन होता है और ऑसिलेजैंथिन होता है, टेराजैंथिन भी होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे ज़ैंथोफिल पाए जा रहे हैं। हालांकि ये सब टाइप्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें सिंपली इतना याद रख सकते हैं कि क्लोरोफिल के इतने पिगमेंट्स हैं, कैरोटिनॉइड्स के ये सब टाइप होते हैं जिसमें कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, यहाँ पे कैरोटिनॉइड एसिड्स है, ठीक है। तो ये इसमें आपको बेसिक याद रखना है,
ठीक। इसके अलावा कैरोटीनॉइड एसिड्स की बात करें तो कैरोटीनॉइड एसिड्स जो है ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल की तरह रिजेंबल करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर में उन्हीं के लगभग पाए जाते हैं। एंड आर हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन की बड़े बड़े एटम्स की लॉन्ग चेन पाई जाती है। तो ये रहे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास यहाँ पर पिगमेंट्स। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप सभी को बता दूं कि डीएनएस की तरफ से फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए नवोद्भव बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच के अंदर हम लोग फर्स्ट से लेके आखिरी यूनिट तक के सारे टॉपिक्स के सारे लेक्चर वीडियोस आपको इस नवोद्भव बैच के अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। कुछ लेक्चर वीडियोस तो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप बेहतर तरीके से अगर सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नवोद्भव बैच के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्लासेस है वो डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सारी आपको क्लासेस मिल जानी है, इसके साथ लाइव डाउट क्लासेस मिल जानी है, नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और वन शॉट रिविजन भी यूनिट वाइज कराया जाता है। इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बच्चों ये पूरे फीचर्स नवोद्भव बैच के सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफर प्राइस 1250 में मिल जाएगा। इस पे अगर आप DNS 20 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाना है। ठीक है, आज ही इनरोल करिए हमारे इस कोर्स के साथ। बीते कई सालों से बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं हमारे इस बैचेस के अंदर इनरोल करके, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और इस ऑफर प्राइस के अंदर 1250 के अंदर आपको न सिर्फ बॉटनी की क्लासेस बल्कि जूलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलनी है। ठीक है, तो हमारे इस कोर्स के साथ जरूर जुड़िए बच्चों, काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। अब आखिरी टाइप का पिगमेंट आता है फाइकोबिलिन्स या बिली प्रोटीन्स कह लो। फाइकोबिलिन्स जो है ये भी पानी में सॉल्युबल होते हैं और ये प्रोटीन चेन इनमें पाई जाती है। 3 टाइप्स के फाइकोबिलिन होते हैं, एक है फाइकोसाइनिन, एक है फाइकोएरिथ्रिन और तीसरा है एलोफाइकोसाइनिन। ज्यादातर देखा जाता है कि ये वाले पिगमेंट्स रेड एल्गी में पाए जाते हैं। आगे आप देखेंगे फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन भी होता है और ये रोडोफाइसी, देखिए लिखा है ना कन्फाइंड, यानी इसी ग्रुप में पाया जाएगा। कौन से ग्रुप में? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी किसको बोलते हैं? रेड एल्गी को बोलते हैं। जबकि सी फाइकोसाइनिन जो है और सी फाइकोएरिथ्रिन जो है ये साइनोफाइसी में पाया जाता है। एलोफाइकोसाइनिन जो है वो रोडोफाइसी में होता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको पिगमेंट्स क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से कलर देते हैं, ये आपको बेहतर समझ आया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें जो बन सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसमें जैसे कुछ पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल, कौन सा क्लोरोफिल पूछ देगा? क्लोरोफिल ए एंड डी, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्लोरोफिल ए एंड डी इज फाउंड इन। अब क्लोरोफिल ए तो है, ए भाई सब में होता है, लेकिन क्लोरोफिल ए के साथ डी अगर दिया है तो ये किस में पाया जाएगा? तो ये याद रखिएगा किस ग्रुप में पाया जाएगा? रोडोफाइसी में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी हमने किसको कहा है? रेड एल्गी को कहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। ठीक, उसके अलावा दूसरा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ऑरेंज कलर इज इम्पार्टेड बाय। भाई ऑरेंज कलर कौन देता है? ऑरेंज कलर देने का काम किसका है? तो याद रखिएगा ऑरेंज कलर कौन सा पिगमेंट देता है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा आपका कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स का मेन काम ये होता है ऑरेंज कलर इंपार्ट करना। ठीक है, तो ऑरेंज कलर देने का काम कैरोटीनॉइड्स का रहता है। ठीक, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। और पिगमेंट्स जो है वो कौन सा कलर देते हैं, कौन से पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बनना है तो बोल देगा कि भाई डिस्कस करिए अबाउट पिगमेंट्स, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स जो कि एल्गी की बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन टॉपिक पे। 2 टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक हो गया अभी पिगमेंट्स के बारे में, अब आइए जरा जानते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसे होता है और कितने टाइप का ये होता है वो भी जानेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी जैसी और बॉडीज बनाना, अपनी जेनरेशन को आगे बढ़ाना, है ना, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है वापस से, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज का जन्म लेना, किसी चीज का वापस आना। तो रिप्रोडक्शन, वापस से प्रोड्यूस होना किसी चीज का, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये ज्यादातर रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में जब वो होता है तो 3 तरीके से होता है। एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रिमिटिव एल्गी में पाया जाता है, इज नोन इन प्रिमिटिव एल्गी, जबकि हायर फॉर्म्स में अगर देखा जाए यानी एडवांस एल्गी में देखा जाए तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? असेक्सुअल और सेक्सुअल तो आपको पता होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सिर्फ किसी एक ही पेरेंट से नई बॉडी बन जाए तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। और अगर दो बॉडी के डिफरेंट गैमेट साथ आए और उसके गैमेट के साथ आने की वजह से जब एक नई बॉडी बने तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि प्लांट बॉडी से ही टूटकर एक नई बॉडी फॉर्म बन जाए, प्लांट बॉडी से ही टूटकर एक नया बॉडी फॉर्म बन जाए तो वो कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जहां पर प्लांट के पार्ट से, वेजिटेटिव का मतलब होता है ना ग्रीन पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं, जब उनसे नई बॉडी बन जाती है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब उसमें फ्रेगमेंटेशन, फिजन, ब्रांचेस, मतलब बॉडी के हिस्से से अलग अलग बॉडीज यहाँ पर तैयार होती है। फ्रेगमेंटेशन की शुरुआत करेंगे तो कॉमन एग्जाम्पल इसमें देखा जाए तो आता है लोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, जोगोनियम, जिग्निमा, ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक। फ्रेगमेंटेशन में और कुछ नहीं होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ी सी बॉडी होती है जो टुकड़े में बढ़ जाती है और हर एक टुकड़े से वापस एक नई बॉडी बन जाएगी, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े होते हैं, तो फ्रेगमेंट होके बॉडी जब नई बॉडी बना ले तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन आता है। नेक्स्ट है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन और फिजन में कंफ्यूज नहीं होएगा। फिजन मतलब टूटना, फ्यूज मतलब जुड़ना। तो यहाँ पर फिजन है, यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंगल बॉडी दो टुकड़े में बढ़ जाती है और हर एक टुकड़े से एक नई बॉडी बन जाती है। तो यह कॉमन ज्यादातर है डेस्मिड्स में, डायटम्स में और कुछ यूनिसेलुलर एल्गी में। यहाँ पे जो सेल है वो डिवाइड करता है माइटोटिक डिवीजन से और यहाँ पर सेपरेशन होता है जब एक बीच में एक वॉल या एक सेप्टा बन जाती है तो उसे पूरी बॉडी टूटकर दो हिस्से में बन जाती है। डायटम्स, डेस्मिड्स ये सब इसके अंदर आते हैं जो कि फिजन की मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस ब्रांचेस, मतलब ब्रांच से जब एक पूरी नई बॉडी बन जाए एल्गी की। प्रोटोनेमा ज्यादातर इनके ब्रांचेस होते हैं, जब जैसे इनकी बॉडी है, स्पोर्स जब इनकी बॉडी में बनेंगे, फिर रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे, तो स्पोर्स इनकी बॉडी में बनता है। जैसे बड़े प्लांट्स में सीड बनता है ना, उसी तरह समझ लो लोअर प्लांट्स में जैसे एल्गी हो गया, उन सब में क्या होता है, स्पोर बनता है और एक स्पोर से एक नई बॉडी बनती है, उसको प्रोटोनेमा कहते हैं। एक बॉडी टाइप है प्लांट की ही, तो ये प्रोटोनेमा जो है ये कह सकते हैं कि डेवलप्स होता है कुछ एल्गी में जैसे कारा वगैरह में, और इससे एक नई थैलस, थैलाई थैलस मतलब प्लांट बॉडी, एल्गी की प्लांट बॉडी, तो उस बॉडी का डेवलपमेंट इससे होता है। और ये जब पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है तब ये नई बॉडी बना लेता है। तो ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस राइजोइड्स, राइजोइड क्या होता है, रूट जैसा जो स्ट्रक्चर होता है ना प्लांट में, एल्गी की बॉडी में, उसको राइजोइड कहते हैं। तो राइजोइड के पास ये ब्रांचेस बनते हैं, इसमें डिक्टियोटा, फ्यूकस जो कि एक टाइप का ब्राउन एल्गी है, ये सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन है, फिजन है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस है और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहां से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है। आइए उसको ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट है बेटा ट्यूबर। ट्यूबर ज्यादातर हम ऐसे ब्रांच को बोलते हैं या ऐसे अंडरग्राउंड रूट या स्टेम को कहते हैं जिसके अंदर फूड स्टोर हो जाए और वो फुल जाए, स्वेलिंग आ जाए उसमें, तो वो ट्यूबर कहलाती है। तो यहाँ पर देखते हैं ट्यूबर स्फेरिकल या गोल सा स्ट्रक्चर होता है जो कि लोअर नोड या राइजोइड, मैंने कहा ना, या तो जड़ों में होगा, जो कि इनकी जड़ों को रूट नहीं कहते हैं, राइजोइड कहते हैं, याद रखिएगा। राइजोइड्स में कारा के पाया जाता है और ये जैसे ये ट्यूबर पेरेंट बॉडी से अलग होते हैं, ये वापस एक नई बॉडी को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है एमाइलम स्टार। एमाइलम स्टार इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, और ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज एमाइलम स्टार। ठीक है, एमाइलम स्टार क्या है और क्या है ये एक्चुअली। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना होगा कि ये एक टाइप का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जिससे एक पूरी नई प्लांट बॉडी बनती है। ठीक है, अब एमाइलम स्टार जो है कारा में देखा जाता है कि स्टार्च, इसका नाम एमाइलम स्टार क्यों है, पहली चीज तो इसके अंदर एमाइलम नाम का स्टार्च पाया जाता है इन बॉडी में, इसलिए इनका नाम एमाइलम है। स्टार क्यों है, क्योंकि इनका ढांचा, इनका स्ट्रक्चर स्टार के शेप का होता है, इसीलिए। तो एमाइलम स्टार क्या होता है, कारा जैसी बॉडीज में एमाइलम स्टार से भरी हुई एक स्टार शेप की बॉडी होती है जो कि ज्यादातर बनती है
जिससे एक नई इंडिविजुअल बन सकता है, यानी एक नई बॉडी कारा की बन पाएगी अगर वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाए तो ये देखेंगे आप सारे टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको मिलेगा कि पेरेंट बॉडी से अलग होने के बाद वो जो स्ट्रक्चर है जिनसे एक नई बॉडी बन जाती है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, और इस पूरे प्रोसेस को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एमाइलम स्टार ऐसे बनता है, तो एमाइलम स्टार इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बडिंग। अब बडिंग आपने हाइड्रा वगैरह में ईस्ट में पढ़ी होगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्गी में देखा जाए तो प्रोटोसाइफोन हो गया, तो ये सब में बडिंग की वजह से यहाँ पे होता क्या है, जैसे एक प्लांट बॉडी है उसके ऊपर एक नई बॉडी बन गई, फिर एक बॉडी हो, तो ये बड फॉर्मेशन हो गया। अब इससे एक नई, ये जैसी अलग होगी पेरेंट बॉडी से, ये एक नए बॉडी को वापस जन्म दे देगा, इसी के जैसे एग्जैक्ट नई बॉडी बना के दे देगा, तो ये होता है इनमें। नेक्स्ट है हॉर्मोगोनिया, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। ठीक है, हॉर्मोगोनिया तो देखा जाता है ज्यादातर ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक वगैरह हो गए, देखिए लिखा भी है, नॉस्टॉक हो गया, सिलेंड्रोस्पर्मम हो गया। यहाँ पे क्या होता है, हॉर्मोगोनिया जो है ये डेवलप करता है जिससे एक नई थैलस या एक नई बॉडी जो है वो बनकर तैयार होती है। ये हॉर्मोगोनिया अलग अलग टाइप के लेंथ के होते हैं और इनका जो डेवलपमेंट है, और में डेवलप एट द प्लेस ऑफ हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट की जगह पे ही बनकर तैयार होते हैं। अब जरा इसको आपको समझना होगा हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं। देखो बच्चों, साइनोबैक्टीरिया की खास बात होती है नॉस्टॉक वगैरह में जैसे कि इनके बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम इसका रहता है। ये है हेटेरोसिस्ट। ठीक है, काम क्या है इसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो होता क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हेट्रोसिस्ट जैसे स्ट्रक्चर में चलता है, जहां पर इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ज्यादातर पानी में धान वगैरह की खेती में होते हैं ये, जिससे ये न्यूट्रिशनल वैल्यू नाइट्रोजन का कंटेंट सॉइल के अंदर बढ़ा देते हैं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हॉर्मोगोनिया की। ठीक है, हॉर्मोगोनिया की हम बात कर रहे हैं, एक हॉर्मोसिस्ट भी आएगा, भी हॉर्मोगोनिया है। अब इस हेट्रोसिस्ट की जगह इसी नॉस्टॉक की बॉडी में एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी को बोलते हैं हॉर्मोगोनिया। इसको बोल रहे हैं हॉर्मोगोनिया। ये कहाँ है, ये हेट्रोसिस्ट के जगह पे रिप्लेस होके बन जाता है। अगर मान लो ये वाला हिस्सा टूट कर अलग होता है इस एल्गी की बॉडी से, तो इस हॉर्मोगोनिया से वापस नई बॉडी बन जाएगी। कहने का मतलब ये है, तो यही लिख रहा है कि हॉर्मोगोनिया जो है ये डेवलप होता है जिससे एक नई थैलस बन सकती है। हॉर्मोगोनिया अलग अलग लेंथ के होते हैं और हेट्रोसिस्ट के जगह पे ये थैलस बॉडी में बनते हैं। ये हॉर्मोगोन्स जो प्रोड्यूस करते हैं, इनसे ढेर सारे फ्रेगमेंट या ढेर सारे नए और टाइप के एल्गी बनकर तैयार होते हैं। नेक्स्ट है हॉर्मोस्पोर्स या नेक्स्ट है हॉर्मोसिस्ट। सिस्ट वर्ड आते ही समझ लीजिएगा कि किसी वॉल की बात हो रही है। ठीक है, तो हॉर्मोस्पोर्स जो होते हैं, कई बार होता है कि ऐसे ढेर सारे स्पोर्स बनते हैं जिसके अगल बगल एक थिक सी वॉल, एक मोटी सी वॉल जो है वो डेवलप हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटी सी वॉल डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मोटी सी वॉल इसमें डेवलप होती है, ये मोटी सी एक लेयर की वॉल जो डेवलप होती है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसके बाद इसको हॉर्मोसिस्ट कहते हैं। तो हॉर्मोस्पोर्स के अगल बगल जो ये थिक वॉल डेवलप हो रही है, जिससे जो ज्यादातर तब बनती है, देखो बच्चों वॉल फॉर्मेशन कब होता है, वॉल फॉर्मेशन ज्यादातर तभी होता है जब अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा गर्म है, तो अपने आप को वो स्पोर बचाने के लिए एक वॉल डेवलप करते हैं, इसी वॉल को सिस्ट कह रहे हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को हॉर्मोसिस्ट कहते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर्स इनमें बनकर तैयार होते हैं। समझ आ रही है बात। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस कुछ जो बन सकते हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस जो कि बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन हॉर्मोसिस्ट, या तो दूसरा हो जाएगा एमाइलम स्टार, तीसरा हो जाएगा हॉर्मोगोनिया। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
इन तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे, हॉर्मोगोनिया, एमाइलम स्टार और हॉर्मोसिस्ट। ये तीनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो वेजिटेटिव, पहली चीज तो आप तीनों में ये लिख सकते हो कि तीनों में ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनकर तैयार होते हैं। एक और चीज जो तीनों में लिखी जा सकती है वो ये है, पेरेंट बॉडीज में बनने के बाद जैसी पेरेंट बॉडी से ये स्ट्रक्चर अलग होते हैं, डिटैच होते हैं, इनसे वापस एक नई बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। अब तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, जैसे एमाइलम स्टार में आप देखेंगे इसमें स्टार्च होता है, माइलम स्टार्च, और इनका स्ट्रक्चर स्टार शेप का होता है। हॉर्मोसिस्ट में आपने देखा एक थिक वॉल बनती है ज्यादातर एक्सट्रीम या हार्श इन्वायरमेंट में। और तीसरा है हॉर्मोगोनिया, ठीक है, जो कि हेट्रोसिस्ट की जगह पर तैयार होता है। ये था। नेक्स्ट आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब हमने देख लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक एल्गी की बॉडी में जनरली कौन कौन से तरीके से हो सकता है। जब आपको आगे फर्दर और लेक्चर्स मिलेंगे किसी एक स्पेसिफिक टाइप के एल्गी के बारे में, तो वहां हम देखेंगे कि लिखा हुआ है इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू एमाइलम स्टार, इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू हॉर्मोगोनिया, तो वहां हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। वहां पे आपको पहले से ही जब अंडरस्टूड है कि ये टाइप के रिप्रोडक्शन होते क्या है, तो वहां हम सिर्फ नाम मेंशन करेंगे। ऑल्दो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कर दूंगी, लेकिन अभी जो भी पहले 2-3 लेक्चर्स आपको इस यूनिट के मिल रहे हैं उसमें सारे जनरल कैरेक्टर्स में बता दे रही हूँ, तो वो सारे जनरल कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ढेर सारे एल्गी जो है वो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स से बनकर ये होता है। बेसिकली स्पोर्स जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही हिस्सा है, और हर एक स्पोर जो है वो आगे चल के नई प्लांट बॉडी जिसको हम थैलस कह रहे हैं वो तैयार करता है। स्पोर्स आर वन सेल्ड स्ट्रक्चर, एक सेल से बने हुए स्ट्रक्चर से, और इंटरनली यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के अंदर ये बनते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह में। और इनके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है। और स्पोरेंजिया जिसके अंदर ये स्पोर तैयार होते हैं ना उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। ये मोटाइल भी हो सकते हैं यानी मूवमेंट इसमें हो भी सकता है, नॉन मोटाइल यानी नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको अप्लानोस्पोर्स कहते हैं, और जो मोटाइल स्पोर होते हैं उसको जूस्पोर कहते हैं। तो दो स्पोर्स मैंने बताया, एक जूस्पोर जो ऐसे स्पोर जिनमें आगे फ्लैजिला होगा, तो वो क्या करेंगे, बड़े आसानी से मूवमेंट कर पाएंगे। और अप्लानोस्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब मूव करने लायक ही नहीं, और क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी बहुत टाइप के और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ऑल्दो आपको ये अच्छे से याद रखना है। जूस्पोर हो गया, प्लानोस्पोर हो गया, इसके अलावा स्पोरेंजियोस्पोर्स भी होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स वो भी इनमें बनते हैं। तो ये 3 टाइप के स्पोर्स का नाम इसमें याद रखेंगे कि भाई अगर एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के बारे में थोड़ा लिखिए। तो जूस्पोर के बारे में आप लिख सकते हैं, अप्लानोस्पोर के बारे में लिख सकते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में लिख सकते हैं जो कि स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। भाई मैं कहती हूँ ऐसा सैक जैसा स्ट्रक्चर है, या ऐसा सैक जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो बन रहा है ये स्पोर है, डॉट डॉट जो बना रही हूँ, और ये जो सैक है इसको क्या बोल रहे हैं, इसी को स्पोरेंजियम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजियम बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा। अब आखिरी में आता है कि एक एल्गी की बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करती है। 2 तरह के गैमेट्स बनाएगी, दोनों गैमेट साथ में फ्यूज करेंगे और उसी से जाइगोट यानी एक नई बॉडी बनेगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट का एक साथ आना है ना। वो चीज आपको देखने को मिलेगी जब हम बात करेंगे कि एक एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस एल्गी में ज्यादा पाया जाता है, लेस एडवांस में ज्यादातर देखने को मिलता है। जो बहुत एडवांस एल्गी नहीं है उनमें या तो वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोडक्शन होता है या तो असेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब वो एल्गी एडवांस है, यानी वो एल्गी में डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स स्पेशलाइज हुए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेट के फ्यूजन से होता है, और बहुत रेंज के वेरिएशन इनमें, नेचर के गैमेट्स का नेचर कैसा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वो बहुत कुछ मैटर करता है। कोई भी वेजिटेटिव सेल जो है वो यहाँ पे गैमेट बना सकती है, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर जो है जो गैमेट बनाती है उसको हम गैमेटेंजियम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गैमेटेंजियम है 2 तरह का हो सकता है, या तो वो एक मेल स्ट्रक्चर हो जो गैमेट बनाए, या तो वो एक फीमेल स्ट्रक्चर हो जो कि गैमेट बनाए। अब ज्यादातर जो मेल स्ट्रक्चर गैमेट बनाता है उसको हम एंथेरिडियम बोलते हैं, और जो फीमेल स्ट्रक्चर गैमेट बनाता है उसको हम आर्चिगोनियम कहते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो एक है हमारे पास एंथेरिडियम, जो कि ज्यादातर किसको हम कह रहे हैं, एक थैलस प्लांट की एल्गी की बॉडी है, उसमें एक ऑर्गन है जो कि गैमेट बना रहा है, मेल गैमेट, तो उसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल देंगे, और उसका नाम क्या है, एंथेरिडियम है। दूसरा एक और ऑर्गन है जिसका नाम है आर्चिगोनियम।
जिसको हम oogonia भी बोल सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है बेटा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो एक जनरल नाम आपने दे दिया ना, स्पेशल नाम अगर आपको स्पेशली उस ऑर्गन का नाम बताना है तो आपको ये नाम लेने पड़ेंगे। अब एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम से बनता क्या है, मेल गैमेट यहां से बनेगा, सॉरी यहां से बनेगा, एंथेरिडियम है तो यहां से मेल गैमेट बनेगा, और इस एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। ज्यादातर फीमेल गैमेट कौन होता है, ज्यादातर फीमेल गैमेट एक एग होता है, और ज्यादातर मेल गैमेट क्या होता है, एंथेरोजॉइड होता है या स्पर्म कह लो, वो होता है। ये दो तरह के गैमेट्स बन गए, ठीक है। ये हो गया ऑर्गन, ऑर्गन में ये बन गया दो तरह का गैमेट। अब भाई गैमेट जब बन जाता है तो काम है दोनों का साथ में फ्यूज होना, और वो चीज इसके बाद होती है, ये रहा मेल गैमेट, ये रहा फीमेल गैमेट, दोनों साथ में फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होगा दोनों का, और इस फ्यूजन से आगे चल के बनेगा बेटा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट, जो कि 2n नंबर का होता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो वगैरह फिर आगे तैयार होगा, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्दर बात की गई है कि गैमेट एक जैसे दिख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। इस पर भी बहुत कुछ, यहाँ से भी कुछ टर्म्स है जो आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी बाहरी ढांचा अगर दोनों का सेम होता है, किसका, दोनों का, दो तरह के गैमेट का बेटा, अगर दोनों गैमेट्स का स्ट्रक्चर सेम है तो उसको आइसोगैमेट कहते हैं, डिसिमिलर है तो हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। ये जो गैमेट्स है ये गैमेटैंजिया के अंदर माइटोटिक डिवीजन से या मियोसिस, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, उनसे भी हो सकता है। ज्यादातर अगर सेक्सुअल गैमेट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ गैमेट है, तो उसमें मियोसिस जरूर से जरूर होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो गैमेट्स है वो फ्यूज होते हैं ताकि जाइगोट बने, और जाइगोट से आगे चल के क्या बनेगा, नया थैलस बनेगा, थैलस बॉडी बनेगी या एल्गी की नई बॉडी बनेगी इसी जाइगोट से। तो यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑर्गन, गैमेट, गैमेट का फ्यूजन, फ्यूजन से जाइगोट, जाइगोट से वापस नई बॉडी, है ना, यही चीज इसमें रहती है। अब यहाँ पर कुछ आइसोगैमस टाइप के हैं, कुछ एनआइसोगैमस है, कुछ ओगैमस है, तीन टाइप से होता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन, फ्यूजन। अगर फ्यूजन जो है गैमेट्स का, उसमें अंदर से भी गैमेट एक जैसा है और बाहर से दिखने में भी गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट एक जैसा अगर दिखता है, तो हम ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं। बेटा देखो गैमस आ रहा है ना, गैमस मतलब गैमी, गैमी मतलब फ्यूजन, और आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, आइसो मतलब सेम, मतलब सेम टाइप के गैमेट, दिखने वाले भी सेम टाइप के, अंदर से भी सेम टाइप के गैमेट जो है, जब वो फ्यूज करके नया जाइगोट बनाते हैं तो उसे हम आइसोगैमस कहते हैं। एनाइसोगैमस में क्या होता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स है वो बाहर से यानी मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजी भी यानी इंटरनली भी डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम एनाइसोगैमस कहते हैं। यहाँ पे जो गैमेट्स है डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनाएंगे। माइक्रोगैमेट यानी मेल गैमेट ज्यादातर छोटे होते हैं साइज के, और मैक्रोगैमेट ज्यादातर फीमेल गैमेट होते हैं। बड़े साइज वाले जो गैमेट होते हैं वो फीमेल गैमेट होते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास आप देखेंगे ना, तीनों टाइप में आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा, तीनों, हाँ तीनों में मिल जाएगा। और तो आपको और भी एग्जांपल याद करना होगा, जैसे यूलोथ्रिक्स जिग्नेमा में, स्पाइरोगायरा में एक ही टाइप के गैमेट बनते हैं, जबकि एनाइसोगैमस यानी दो टाइप के गैमेट्स आपको क्लेमाइडोमोनास में मिल जाते हैं। oogamous क्या है, oogamous में सबसे एडवांस टाइप का इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है, जहां पे जो छोटे साइज के गैमेट है, जो मेल गैमेट है, वो फ्यूज करते हैं बड़े साइज के यानी फीमेल गैमेट से फ्यूज करते हैं, और ज्यादातर इनमें से मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है, यानी कि एग एक ही जगह रहेगी, जबकि स्पर्म या मेल गैमेट मूव करके फीमेल एग तक पहुंचेंगे। और यहाँ पर मेल गैमेट एंथेरिडियम में बनेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहेंगे, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम, जिसमें एग बनेगा, या उगोनियम भी बोलते हैं। यह भी मैंने आपको इस फ्लो चार्ट में बनाया है, ठीक है ना। तो उगोनियम, आर्चिगोनियम भी बोलते हैं, और दूसरा मैंने बोला था लेकिन लिखा नहीं है तो लिख दे रही हूँ वापस, उगोनियम या आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट यानी एग बनते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। जब मेल और फीमेल गैमेट में से एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल हो तो वो ओगैमस हो गया। दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं तो आइसोगैमस हो गया। दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहे हैं तो एनाइसो। दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं तो आइसो। दोनों स्ट्रक्चर में से एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल है तो ओगैमस, ठीक है। ये तीन टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
दो तीन तरीके से होते हैं। होलो और ऑटोगैमी भी होता है। होलोगैमी में क्या होता है, कुछ यूनिसेलुलर एल्गी में पूरा थैलस ही गैमेट जैसा काम करने लगता है, और इस प्रोसेस में यहाँ पर दो ऑपोजिट स्ट्रेन के गैमेट्स जो है वो आपस में फ्यूज करते हैं, मतलब एक ही बॉडी में से दो तरह के गैमेट बन जाते हैं, और एक मेल की तरह बिहेव करता है, फीमेल की तरह, और उसमें फ्यूजन होता है, तो इसको होलोगैमी कहते हैं। ऑटो मतलब खुद से होता है, तो ऑटोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन जो है दो गैमेट्स के बीच में होता है, जो कि अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं, यानी दो अलग अलग चार्ज कैरी करते हैं, एक ही मदर सेल से लेकिन बनते हैं, ठीक है। और फ्यूजन जो है एक ही मदर सेल से आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई नए कैरेक्टर नहीं आ पाते, एकदम एग्जैक्ट सिमिलैरिटी होती है नए प्लांट्स में भी, ठीक है। तो ये डायटम्स में देखने को मिलता है। तो आई वो बच्चों, आज का जो पूरा जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फीचर्स हमने एल्गी के जाने हैं, जहां पे हमने देखा कि कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं एल्गी में और किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, ये आपको बेहतर समझ आया होगा। बच्चों आपको वापस मैं कह रही हूँ, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए यहाँ पर डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स यहाँ पर इस चैनल पर आप लोग को नवों बैच स्टार्ट कराया गया है। बच्चों इस बैच के अंदर आपको A to Z फर्स्ट टू आखिरी यूनिट तक के सारे लेक्चर वीडियोस मिलने वाले हैं, और इस पूरे लेक्चर वीडियोस आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलेंगे। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो पूरी क्लासेस चलेगी, इसके अंदर आपको सारी क्लासेस, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ वन शॉट रिविजन भी कराया जाएगा। इस पूरे कोर्स के अंदर आप बच्चे बहुत साल से इसमें एनरोल करते आ रहे हैं, हर साल करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। पूरे कोर्स का ऑफर प्राइस 1250 है। डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाएगा। और बच्चों यहाँ पर जल्द से जल्द आप इसके साथ एनरोल हुई है। इसमें आपको ना सिर्फ बॉटनी बल्कि जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन तीनों की क्लासेस आपको इस ऑफर प्राइस में मिल जाएगी। बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।